May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए. सर, मैं राजस्थान के ही नागौर जिले के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ। मेरी जो प्रारंभिक जो एजुकेशन है मेरे गांव के एक सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने 12th पीसीएम से किया है, सर। और फिर मैंने बीएससी किया है, सर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से। तत्पश्चात सर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है। म- आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबी ट्रेडिशनल राजस्थानी गेम्स खेलना और ग्रुप डिस्कशन करना है। किन मुद्दों पर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं? सर, जनरली जो करंट के इश्यू होते हैं हम उन पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं। हमारा 50 लोगों का एक ग्रुप है, सर। जो करंट के इश्यूज होते हैं या कई बार कोई सोशल इश्यूज है उस पर हम डिस्कस। तो आपको नहीं लगता कि 50 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें ग्रुप डिस्कशन एक तरह से वो वाद विवाद भाषणबाजी टाइप का हो जाता है? नहीं सर, हमने इसके लिए शुरुआत में ऐसा होता था, सर। लेकिन अब हमने इसके लिए एक नियम बना दिए काफ़ी, कि एक जब बोल रहा होता है तो दूसरा नहीं बोलेगा, हर दूसरे के ओपिनियन का सम्मान करना है। तो अब हमने इसके लिए नियम बना दिया हम सब ने मिलकर ही। तो फिर हम उस नियम की पालना करते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन हाल ही में किया है, एमए भी कर लिया आपने पॉलिटिकल साइंस से, तो बीएससी करने के बाद पॉलिटिकल साइंस क्यों ऑप्ट किया आपने? सर, जब मैं बीएससी कर रहा था तो बीएससी के दौरान ही सर मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट की थी। तो सर आरएस की तैयारी के दौरान सर संविधान के प्रति थोड़ी रुचि अधिक हो गई थी। हम्म. तो इसीलिए, और सर मुख्य परीक्षा में इसका वेटेज भी अच्छा था। तो सर इसलिए मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस। अभी सुनीता विलियम्स जी जब आई थी तो स्पेस एक्स का एक ड्रैगन कैप्सूल था, उसको समुद्र के अंदर गिराया गया. जी सर। लोहे का बना हुआ इतना बड़ा बॉक्स डूबा क्यों नहीं? सर, जब कोई भी चीज़ का जो घनत्व होता है वो अगर जल के घनत्व से कम होता है तो फिर सर वो नहीं डूबता। ये कौन सा नियम है, कौन सा सिद्धांत है? सर, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सर। आर्किमिडीज ने कहा था कि कोई अगर कम घनत्व की चीज़ अगर जल पर तैर रही है तो वो फिर डूबती नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आल्पिन है, जी वो सर। पानी के अंदर हम डालें तो वो तो नीचे डूब जाएगी. हाँ सर। और इतना बड़ा जो कोई जहाज है या कोई और है वो डूबता नहीं है, ऐसा क्यों? सर, जो जो इसमें सर वो जो जहाज का क्षेत्रफल अधिक होता है, सर। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी वस्तु का, सर, वो भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, सर। ओके, लाइट क्या है? सर, लाइट एक किरणों का समूह है, सर, तरंगों का समूह है जिससे हम कोई भी वस्तु देख पाते हैं, सर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? क्या सर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ सर, फ्लो इलेक्ट्रॉन को हम करंट बोलते हैं, सर। इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सेम है या अलग है? सर, लाइट प्रकाश को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को बोलते हैं, सर। तो दोनों डिफरेंट है, सर। ओम का नियम क्या है? सर, ओम का नियम ये कहता है कि अगर हम भौतिक अवस्था किसी भी धातु की या किसी भी तार की अगर समान रखें, उसमें परिवर्तन नहीं करें, हम्म. तो जो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो, जो विभवांतर है, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये लाइट अभी है तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अगर लाइट बंद कर दिया जाए तो मेरी आंखें खुली हैं पर आप मुझे दिखाई नहीं देते हैं. जी सर। ऐसा क्यों होता है? सर, एक्चुअल में जब लाइट बंद हो जाती है, कोई भी वस्तु जब हमें दिखाई देती है, जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है हम्म. तो रिफ्लेक्शन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, सर। जब लाइट बंद हो जाती है, सर, तो वो क्योंकि उसमें वो हमें वस्तु, वहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सर। कई इसीलिए। बार ऐसा देखा जाता है कि अंतरिक्ष के अंदर हमें कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं, विशेषकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे. जी सर। इसको घटना को क्या कहा जाता है और ये क्यों दिखाई देती हैं? सॉरी सर। अरोरा नाम सुना है आपने? हाँ सर, सुना है मैंने। क्या होता है इस घटना का कारण? सॉरी सर, मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए, आपने फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए भी किया है हाल ही में. जी सर। अभी परिसीमन को लेकर के दक्षिण भारत के राज्य काफी उग्र हो रहे हैं, या कहें कि केंद्र सरकार के खिलाफ काफी मुखर हो रहे हैं. जी तो सर। एक तो आप मुझे ये समझाएं, परिसीमन होता क्या है, इसके आधार क्या होते हैं, और साउथ के राज्य क्यों चिंता में हैं? सर, सबसे पहले जो परिसीमन होता है, सर, वो हमारी जो लोकसभा और जो विधानसभा की सीटें होती है, सर, उसका हम जब जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हम उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सर।
ताकि जो हमारी संविधान की वैल्यू है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, वो बरकरार रहे। इसलिए संविधान के आर्टिकल 82 में और 170 में सर इसका जिक्र है। दूसरा क्वेश्चन जो सर आपने साउथ के राज्य क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और परिसीमन का आधार क्या है? सर परिसीमन का जो संविधान में एकमात्र आधार था वो जनसंख्या था। उसमें कहा गया था कि हर जनगणना के बाद परिसीमन करवाया जाएगा। साउथ के राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं सर क्योंकि पिछले 40-50 साल में सर साउथ इंडिया की पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ी है। वो कह रहे हैं कि हमने जो परिवार नियोजन के या जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम थे उनको हमने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, अब उसका हमें नुकसान हो रहा है। अब हमारी जो लोकसभा में जो हमारा प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट में वो कम हो रहा है। ठीक है सर, आप पूछिए। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है। जी सर। कुछ इश्यूज हैं जो कि मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काफी चर्चा हो रही है। जी सर। वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या कंसेप्ट है और इसकी जो कमेटी बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। ये जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसमें हमारी जो लोकसभा और हमारी जो विधानसभाएं हैं उनके सभी चुनाव एक साथ करवाने का कंसेप्ट है सर, कि जो सारे चुनाव है वो एक साथ ही हो जाए। तो इससे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। इसके फायदे क्या हैं? सर जैसा कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में सर सिफारिश की है कि एक तो सर जो बार बार जो आचार संहिता लगती है इलेक्शन के कारण, वो आचार संहिता लगने से जो विकास कार्य बाधित होते हैं वो बाधित नहीं होंगे। दूसरा हमारा जो जो खर्चा है सर, जो बार बार इलेक्शन पर बहुत भारी खर्चा होता है, उस खर्चे में भी कमी आएगी सर। और तीसरा जो इसका जो मेजर जो फायदा है वो ये है कि सर एक तो सर हमारा खर्चा कम आएगा, और तीसरा सर जो मैं सोच पा रहा हूँ कि जो हमारे नेशनल इश्यूज है वो ज्यादा मुखरता से आ पाएंगे सर। कुछ पार्टीज इसका विरोध भी कर रहे हैं, हाँ कुछ सर। कारण बता सकते हैं क्यों कर रहे हैं वो? सर कुछ पार्टीज को विरोध करने का ज्यादातर सर जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध कर रही है। उसके पीछे मुख्य है वो कहते हैं कि जब नेशनल अगर जब लोकसभा चुनाव के साथ जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो नेशनल इश्यूज ज्यादा हावी हो जाएंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उनका जो वोट बैंक होता है वो रीजनल मुद्दों पर होता है। तो एक तो सर ये इनका प्रमुख है वो जो विरोध का आधार। संकीर्ण सोच हो गई। अभी आपने बात किया, आपने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है। जी सर। अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज थी, प्रकाश को जमा दिया, फ्रीजिंग ऑफ लाइट। हाँ सर मैंने पढ़ा था ये। क्या था ये? क्या कंसेप्ट है? कैसे लाइट को फ्रीज कर दिया, सर मैंने पढ़ा सॉलिडिफाई कर दिया उसको? सर मैंने पढ़ा था पर मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और दूसरे सहयात्री वापस आ गए। इनको अंतरिक्ष में रहते हुए 9 महीने हो गए थे। 9 महीने से इनकी बॉडी में बहुत फर्क आ गया होगा। क्या क्या चैलेंजेस हैं? वो पृथ्वी पे आएंगे तो आ चुके हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो उनके सामने? सर एक तो ग्रेविटेशनल चैलेंजेस है सर, कि अंतरिक्ष में वो ग्रेविटेशन होता नहीं है तो फ्री मूवमेंट कर रहे थे। तो अब एक वो ग्रेविटेशनल है कि अब अचानक जब वो अर्थ पर आए तो हो सकता है उनका जो ब्लड है वो जो पैरों की तरफ जाने की ज़्यादा वो संभावना उसमें नज़र आ रही है। एक तो सर ग्रेविटी की दिक्कत है। दूसरा सर जो मसल्स है, मसल्स भी सर जो उनको यहाँ पे पृथ्वी के वातावरण, क्योंकि वहाँ पे अंतरिक्ष में सर वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो पृथ्वी के वातावरण को सूटेबल करने में सर अभी कुछ टाइम लगेगा। ये दो बड़े इश्यू थे। अच्छा, कोई एयर प्रेशर का भी, कोई हाँ ब्लड प्रेशर का भी फर्क पड़ेगा उनको शरीर में? हाँ सर ब्लड प्रेशर का भी। ओके। अभी एक और चुनाव संबंधित बात है, फ्री बीज, मुफ्त की रेवड़ी। जी सर। आपने सुना होगा वर्ड। जी सर। इसके ऊपर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोई अपनी बात कही है। क्या है फ्री बीज, क्या होती है और सर इसकी क्यों आवश्यकता लगी? सर फ्री बीज या जो रेवड़ी कल्चर है सर, जब हम बिना किसी आर्थिक आधार के या जब हम कोई इनोवेटिव नहीं कर रहे, या जहाँ से वापस मतलब वहाँ से वापस पैसे जनरेट होने की कोई भी ऐसी संभावना नहीं रहती, जब सरकार ऐसी फ्री की योजना जब लोगों के लिए लागू करती है तो उसे फ्री बीज कहते हैं सर।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि हम ये जो बहुत अधिक मात्रा में जो फ्री बीज की जो योजनाएं चला रहे हैं, इससे हम एक परजीवी की फौज खड़ी कर रहे हैं। हमारा समाज सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, हमारा राजकोषीय और राजस्व घाटा बढ़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल अभी ही राजस्थान के इलेक्शन हुए थे साल भर पहले, जी अब सर। जो बजट आया इसमें भी कुछ प्रोविजन किया है फ्री बीज के लिए, जी सर। ध्यान है कुछ उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या चीज हम यहाँ के राजस्थान के निवासियों को फ्री में बांट रहे हैं? सर मैं कुछ समय ले सकता हूँ? प्लीज। सर एक तो इलेक्ट्रिसिटी है सर, वेरी 150 यूनिट हमने फ्री कर दिए। एक सर जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना, उसमें राजस्थान सरकार 2000 रुपये अपनी तरफ से दे रही है। और सर जो सिलेंडर है, हम वो सिलेंडर 450 रुपये में जो सब्सिडी वो मुफ्त दे रहे हैं सर। तो ये आपको लगता नहीं कि ये जो फ्री बीज की स्कीम है हमें और भी गरीब बना रही है? एक राज्य को डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं मिल रहा और हम ये इस तरह की बांट रहे हैं, तो हाँ इससे एक लिमिटेड पॉपुलेशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके कॉन्ट्रेरी हमारा राज्य में ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ सर, ये एक दिक्कत है कि इन फ्री बीज के कारण सर जो हमारे विकासात्मक या जो हमारी दीर्घकालिक जो विकास परियोजनाएं थी सर, वो अवरुद्ध हो रही है। और दूसरा सर, जब हम विशेषकर लाइट या प्राकृतिक संसाधनों को जब हम फ्री करते हैं सर, तो उनका दुरुपयोग भी बढ़ जाता है। हमारा डिस्कॉम पहले भी घाटे में चल रहा था, और अब ये देखा गया कि सर हमारी लाइट में बहुत इसमें वृद्धि हुई है सर। एक ये इसका इश्यूज है। तो जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सर सरकार को गाइडलाइन की थी कि फ्री बीज में क्या क्या है, आप इसको अच्छे से डिफाइन कीजिए। आप किसे सामुदायिक विकास योजना बोलोगे और किसे फ्री बीज बोलोगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को इसके लिए गाइडलाइन का बोला। थैंक यू सर, प्लीज। राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था अभी, ये जो जी सर। क्या हुआ है इसमें? सर जो अभी दिसंबर 2024 में ये समिट हुआ है, इसका उद्देश्य था कि हम जो राजस्थान में जो बाहरी निवेश है सर, उसको बढ़ावा दें, ताकि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सृजित हो, हमारे यहाँ पे उद्योगों का विकास हो। क्या है कि उस वक्त एमओयू खूब हो जाते हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरते हैं, क्या कारण है कि वो अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता? सर एक तो जो उस समय जो एमओयूज होते हैं सर, वो कई बार सर ये देखा जाता है कि कई बार उस समय जब सरकार नई नीतियां जारी करती है, जब भी इन्वेस्ट राजस्थान समिट होते हैं, तो फिर ऐसा देखा जाता है कि उन कंपनियों को या बाहरी लोगों को वो नीतियां सुटेबल नहीं लगती। एक उनकी जो बड़ी कंसर्न रहती है कि जो फॉर्मेलिटीज होती है, विधिक फॉर्मेलिटीज, वो अधिक रहती है। तीसरा सर, उस स्तर का हमारे पास वो जो उनको जो लोग चाहिए, जो तकनीकी लोग चाहिए, उनकी राजस्थान में उनको कमी लगती है सर। ये जो अभी आईफा अवार्ड्स हुए, इसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए दिए, इससे कोई है वो हमें कोई लाभ होगा कि हमने है वो 100 करोड़ रुपए यूँ ही दे दिए? गवर्नमेंट जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि 100 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दिए, इससे कोई हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सर सरकार का इंटेंशन था कि ऐसे अभी सर पूरे भारत में ये आईफा राजस्थान में एक बार सर मुंबई में हो रखा है, अब दूसरी बार यहाँ हुआ है। तो इसका बड़ा इंटेंशन, जो सरकार का उद्देश्य था, वो ये था कि जब बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे राजस्थान में आएगी सर, तो वो राजस्थान को एक्सप्लोर करेगी और हमारा टूरिज्म सेक्टर बहुत मजबूत होगा सर। सर काफ़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज आई भी है, और हम फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा टूरिज्म थोड़ा बूस्टर होगा। नागौर से हैं आप, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर से लागू की गई थी। हाँ सर। बताएं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ। सर 2 अक्टूबर 1959 को हमारे नागौर जिले के एक बगदरी गांव से ये व्यवस्था शुरू हुई थी सर। पंचायत राज व्यवस्था में सर पंचायत राज के 3 स्तर होते हैं। सबसे गांव स्तर पर ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है सर। और इसका जो मूल उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है सर। अभी रिसेंट ईयर्स में है वो सरपंच जो 1-1 करोड़ रुपए है वो सरपंच बनने पर खर्च कर देते हैं अपने इलेक्शन में। ऐसा क्या कारण है कि 1 करोड़ रुपए है वो खर्च करके सरपंच बनने के लिए तैयार हो जाए? सर एक तो जो सरपंच है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर एक बहुत ही प्रतिष्ठा वाला पद माना जाता है आज भी, क्योंकि ये हमारा पारंपरिक पद था सर। तो एक तो सर लोगों को प्रतिष्ठा की चाह रहती है, एक तो ये रीजन मुझे समझ में आ रहा है सर। और दूसरा सर, विकास की भी बहुत संभावनाएं आज हैं। बहुत सा फंड राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को अलोकेट किया जाता है, तो सर विकास की बहुत संभावनाएं हैं।
दूसरा ये रीज़न मुझे लगता है सर। और सर तीसरा एक जो रीज़न जो मैं हमने देखा है, महसूस किया है कि सर पंचायती राज क्षेत्रों में सर एक कुछ एक लोगों का सर ये भी हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार का भी वो रहता है। नहीं, आजकल सरपंच पति जी सर। और प्रधान और सरपंच, इनमें आपसी कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता है। पंचायती राज व्यवस्था में 50% है वो महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन काम सारा है वो उसका सरपंच पति करता है। महिला जो सरपंच है उसका पति काम करता है। इसको रोकने के लिए है वो कुछ क्या कदम उठाए जाने चाहिए, या इस कंसेप्ट को है वो खत्म कर देना चाहिए? नहीं सर, इसको रोकना बहुत आवश्यक है सर। नहीं तो जो हमने 73वें संविधान संशोधन में जो महिलाओं को अपने 1/3 या बाद में 50% हमने रिप्रेजेंटेशन दिया सर, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको रोकना बहुत आवश्यक है सर। प्रधान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सरपंच पति का, उसका मेन रीजन यही होता है सर कि जब वो मीटिंग्स होती है पंचायत समिति स्तर पर, तो सर सरपंच पति आ जाते हैं। तो ये देखा जाता है विवाद का एक प्रमुख कारण। इसको खत्म करने के लिए सर हम सबसे पहले तो हम अवेयरनेस बढ़ाएं पब्लिक में भी कि जो आपका जो सरपंच है वो महिला प्रतिनिधि है, पहली बात। दूसरी बात सर, एक्चुअल में क्या होता है, जो चुनाव लड़े जाते हैं वो सरपंच पति के नाम से ही लड़े जाते हैं। तो हम इलेक्शन के दौरान भी ये देखें कि जो प्रचार हो रहा है, जो विज्ञापन हो रहे हैं, उसमें कहीं भी सरपंच पति की तस्वीरें ये सब ना हो। उसमें भी जो महिला जो एक्चुअल में जो सरपंच बनने वाली कैंडिडेट है उसको हम ध्यान में रखें। तीसरा सर, हम इसको पूरी तरीके से बैन करें कि कहीं भी मीटिंग्स है, कोई भी गवर्नमेंट की औपचारिक मीटिंग्स है, उसमें सरपंच पति आए ना। और ये कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आपने अभी है वो राजकोषीय घाटा की बात की थी। ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? सर, जो राजकोषीय घाटा है, जब हमारे देश में हमें जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए जब हमारा आंतरिक जो रेवेन्यू है वो कमजोर पड़ जाता है या कम पड़ जाता है, तो हम बाहरी बाहरी जो एजेंसीज है उससे जब हम उधार लेते हैं, तो सर वो राजकोषीय घाटा गिना जाता है। राजस्थान में है जो किसानों की है वो मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और इनको कैसे कम किया जा सकता है? दूर तो नहीं कर सकते, कम किया कौन कौन सी, कैसे कम किया जा सकता सर, जो राजस्थान में मुझे लगता है सर, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके किसानों की अलग अलग समस्या है। जो पश्चिमी राजस्थान है सर, उनके किसानों की प्रमुख समस्या वाटर की है सर। अभी भी जो नागौर या मारवाड़ का पूरा क्षेत्र है सर, वो वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। उसके अलावा सर जो अपनी जो पूर्वी राजस्थान है सर, उसमें किसानों की एक जो प्रमुख समस्या है कि उनकी भूमि जोत कम हो रही है। लगातार यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ रही है, उनकी भूमि जोत कम हो रही है। तीसरा सर, जो दक्षिणी राजस्थान में मुझे दिखाई देता है जनजातीय क्षेत्र में, वहाँ पे सर तकनीक का यूज बहुत कम है एग्रीकल्चर में, वही पारंपरिक खेती वहाँ की जाती है। और जो सर उत्तरी राजस्थान में जो प्रमुख समस्या है, वो एक तो सेम की समस्या बहुत अधिक है। है? राजस्थान के नागौर में है वो किसान की वो पानी की समस्या सबसे मेन है, लेकिन वही किसान है वो मायरा तो 1 करोड़ का भरते हैं। हाँ सर। हम्म? हाँ सर। नागौर के ही किसान है वो मायरा है वो 1-1 करोड़ रुपए का भरते हैं। क्या कारण है? सर, इसके पीछे एक तो परंपरा है सर, जो नानी बाई का मायरा है, वहां से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि जो न केवल अपने लिए बल्कि बेटियों पर भी जो पैसा है उनका भी उतना ही योगदान है एक परिवार में। दूसरा सर, अब जो किसान है वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहा है सर, वो अन्य क्षेत्रों में भी विशेषकर जो जो सर जो बाहर जाते हैं, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, या जो अपने वुडन इंडस्ट्री है सर, इन फर्नीचर में, उनमें खूब लग गए हैं सर। तो ये इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। जो राजस्थान गवर्नमेंट को भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, क्या इसका इम्पैक्ट है वो किसानों के ऊपर पड़ेगा? हाँ सर, जरूर पड़ेगा इससे। इससे एक तो सर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो अपने जो खेत है उसमें अधिक तकनीकों का जो अधिक उपकरण है, जैसे सर ड्रोन है, इनको खरीद सकेंगे। और दूसरा सर, अक्सर देखा जाता है कि किसानों को मंडी तक अपना वो सामान नहीं पहुंचा पाते थे फसल, तो सर उसमें भी परिवहन में भी उनको फायदा मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदने में भी उनको मदद मिलेगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मुद्दा चर्चा में रहा है यूसीसी को लेकर के। तो आपका क्या मानना है? कोर्ट का ये मानना है कि भाई संवैधानिक ये निर्देश है तो इसको क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
क्या इसको लागू करने की आवश्यकता है? इतने वर्षों तक तो जरूरत हुई नहीं, अब क्यों राज्य इसको लागू कर रहे हैं? सर जब 1950 में हमारा देश जब गणतंत्र बना था सर, जब संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारा समाज सर उतना परिपक्व था नहीं, कि इसलिए हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों ने इसे डीपीएसपी में राज्य पर छोड़ दिया कि इन फ्यूचर जब हमारा समाज इतना परिपक्व होगा तब हम इसको लागू करें। मुझे लगता है कि सर अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम न केवल आपराधिक मामलों में बल्कि सिविल मामलों में भी पूरे देश में एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए सर ग्रेजुअली धीरे धीरे राज्य इसको लागू कर रहे हैं। अभी सर उत्तराखंड राज्य ने इसको लागू किया है, गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। अभी एक और आया, दिल्ली हाई कोर्ट, उनके एक जज हैं, उनके घर के ऊपर नोटों में आग लगती है और काफी केस बरामद किया जाता है, आग बुझाने जाते हैं तो। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं। जुडिशरी में करप्शन को लेकर के काफी बातचीत होती है, पर खुलकर बोलने के लिए कोई हिमाकत नहीं करता ड्यू टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपका क्या मानना है, जुडिशरी में करप्शन है या वो अच्छी है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? सर अभी का जो मामला है, जो माननीय न्यायाधीश के अगर जो नोट्स मिलने का मामला है, अभी सर ये मीडिया रिपोर्ट्स ही है। अभी माननीय न्यायपालिका ने इसको पूरी तरीके से बताया नहीं कि कितना पैसा मिला है, क्या मिला है। तो सर जब तक अपन को इसके पूरे तथ्य नहीं मिल जाते तब तक इस मुद्दे पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। दूसरा सर, जुडिशरी में करप्शन का जो मुद्दा है वो काफ़ी लंबे समय तक से है। इसलिए जो हमारे पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने जुडिशरी को आरटीई के दायरे में लेके आए थे सर। वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, बहुत बड़ा कदम था। धीरे धीरे हमारी जुडिशरी भी सर आरटीई के दायरे में आ रही है, उसकी भी जो कार्रवाई है वो ऑनलाइन हो रही है सर। क्या तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को सुधार करना चाहिए? जो ये कॉलेजियम सिस्टम है इसको चेंज करके वापस से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसा कुछ गठन होना चाहिए? सर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में निश्चित तौर पर सर इसमें कई कमियां हैं सर। जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति की जाती है सर, जो कि विधिक प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है सर। इस जो माननीय संविधान सभा के जो अभी जो हमारी संसद ने इसके लिए एनजेक पारित किया था सर, 99वां संविधान संशोधन, उसको माननीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे हमारी जो जुडिशरी है वो संसद के या विधायिका के कंट्रोल में आ जाएगी। सर इसके लिए मुझे लगता है कि एक हमें बैलेंस जो अप्रोच है वो डेवलप करनी होगी, जहाँ चेक और बैलेंस चलता रहे सर। अभी के जो सिस्टम में जरूर खामियां है सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।